बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आँखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा इसमें हम बात करेंगे हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम के अंदर कि आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस, फिर आपके जो नी जॉइंट होते हैं इसके अंदर आर्थराइटिस का होना, ऑस्टियोप्रोसिस का हो जाना, ये इश्यूज़ क्यों होते हैं, इनकी अलामात क्या होती हैं, काजेज़ क्या होती हैं, इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जा सकता है और फिज़िकल थेरेपी में या फिजियोथेरापिस्ट जो है वो इसमें किस तरह अपना रोल प्ले करते हैं। और आपकी ये जो दर्दें होती हैं या आपकी हड्डियों का जो सिस्टम होता है, हड्डियों का बुर जाना, भुरभुरापन हो जाना, इसकी नोकें निकल आना, या इसके साथ साथ आपकी हड्डियों की वजह से दर्द हो जाना या सोजश हो जाना या किसी जॉइंट के अंदर सोजश हो जाना, इसको फिजियोथेरेपी किस तरह टाइटल करती है और फिजियोथेरेपी के अंदर कौन सी मोडेलिटी इस्तेमाल होती है, किस तरह के टूल्स इस्तेमाल होते हैं, क्या इनकी ड्यूरेशन होती है और किस तरह जो है वो ये पेशेंट को रिलीफ देने में उनके लिए हेल्पफुल होते हैं। इस सारे मौजूआत पर बात करने के लिए आज मैंने अपने स्टूडियो में जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट यंगेस्ट, मोस्ट फेमस, मोस्ट एक्सपीरियंस शख्सियत को दावत दे रखी है। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर नयाब अब्दुल गफूर, जो कि कंसल्टेंट पेन मैनेजमेंट हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच कि शॉर्ट नोटिस के ऊपर हमने आपको बुलाया और आपने अवेलेबिलिटी अपनी जाहिर की। नाजरीन, जब हम डॉक्टर साहबा की तरफ जाएंगे तो डॉक्टर साहबा का एक तो ये है कि किसी भी अगर आप सोशल मीडिया के जो टूल्स इस्तेमाल करते हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें अगर आप डॉक्टर नयाब के नाम से इनको सर्च करेंगे तो ये हर जगह आपको पब्लिक को रहनुमाई करते हुए नज़र आएंगी और कोशिश ये कर रही होती हैं कि जितनी भी हमारी ऑडियंस होती है, जहाँ कहीं भी दुनिया में हमें देखने और सुनने वाले लोग होते हैं, उनकी ज़िंदगी में हेल्थ से रेलिवेंट आसानी पैदा कर दी जाए, यानी उनको उनकी बीमारी के बारे में बेहतर गाइड कर दिया जाए ताकि उनको आने वाली मुश्किलात से वो अपने आप को महफूज रख सकें। हमारा ये जो प्रोग्राम होता है हेल्थ स्पेशल, हम कोशिश करते हैं कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को प्रमोट करते हैं, बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करते हैं और आपकी रियलिटी, आपकी जो मिथ्स होती है उसको रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं ताकि आप लोग किसी भी नीम हकीम ख़तरा जान से अपनी जान को महफूज रख सकें। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारा जो टॉपिक है एज़ पर ला के जिस तरह आपने कहा कि हमें थोड़ा सा चेंज करना चाहिए कि वो ही एक जो रटी रटाई बातें लोग करते हैं उस पर हमने नहीं जाना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, जैसे हम नी आर्थराइटिस की बात करते हैं, ऑस्टियोप्रोसिस की बात करते हैं, इन सारे मौजूद पर जाने से पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर पर्सनैलिटी एंड योर एजुकेशनल जर्नी, कि आपकी एजुकेशनल जर्नी से लेके आज इस पर्सनैलिटी तक जो आपने सफ़र तय किया, कैसे किया? अगर जर्नी के अकॉर्डिंगली बात की जाए तो एक स्ट्रगलिंग जर्नी थी मेरी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्ट्रगलिंग फैमिली से भी बिलोंग करती हूँ कि हमने खुद ही से करना है, कोई ये नहीं है कि सोने का चमचा लेके पैदा हो जाएं, ऐसा नहीं है। देखिए, आप ज़िंदगी के हालात से, चीज़ों से सीखते हो। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में थी तब भी मुझे कुछ ना कुछ होता था कि मुझे करना है, मुझे वीडियोस बनानी है, सोशल मीडिया पे चीज़ें करनी हैं। फिर जो है बेबी स्टेप्स लेते लेते बहुत सारी चीज़ें हमने सीनियर से सीखी। फिर उसके बाद मैंने अपनी ही यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा नाम बनाया और फिर उसके साथ मज़ीद काम करते हुए मैंने मेडिकल कैंप जो है, फ्री मेडिकल कैंप्स भी जो है ख़ुद भी अरेंज करवाए और पार्टिसिपेट भी किया एज अ डॉक्टर। और उसमें बहुत सारे लोगों को फ्री हमने मेडिकल जो है सर्विसेज दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जर्नी बहुत अच्छी रही है और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव लोग भी मिले हैं। पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था और अल्हम्दुलिल्लाह जो तमाम चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हुई हैं। और अगर बात करूँ तो मेरी जितनी भी स्टडी लाइफ रही है तो मुझे लगता था कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, टू बी ऑनेस्ट। लाइक हम मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं तो हमें लगता है कि भाई MBBS कर लेंगे या BDS कर लेंगे तो ये सारा कुछ होगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। सो मैं अपनी आवाम को भी यही कहती हूँ कि जब आप लोग किसी भी प्रोफेशन में आते हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि उसका स्कोप आपने कैसे बनाना है। ठीक है, फील्ड का स्कोप आप खुद बनाते हो, अपनी स्किल से बनाते हो और अपनी जुस्तजू से बनाते हो। जितनी आप उसमें हार्ड वर्किंग करोगे उतना ही सक्सेसफुल हो
सकोगे ना। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो आई विल सजेस्ट यू ऑल कि आप लोग भी इस चीज़ पे वर्क करो, अपने आप को कमतर ना समझो। जो आपकी देखिए, अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। अगर हम ये कह लेना कि हम बहुत परफेक्ट हैं, हमें हर चीज़ आ गई, हम चीज़ों को सीखते हैं, बहुत सारी गलतियाँ करते हैं और चीज़ों से सीखना चाहिए। हर फन मोला नहीं बनना चाहिए, जो सिंपल सी बात है। और अल्लाह ताला को भी जो है ये चीज़ बहुत पसंद है कि आप जितना ज़्यादा अपने आप में जो है पोलाइटनेस रखेंगे। और स्पेशली जो मेडिकल फील्ड स्टूडेंट्स हैं, जितने भी प्रोफेशनल हैं, मैं उनको यही कहूँगी कि ये एक ऐसी फील्ड है कि इसमें अगर आपका ट्रस्ट लेवल पेशेंट के साथ बिल्ड हो जाता है ना, तो आप पेशेंट को वेलनेस की तरफ खुद ब खुद ले आते हो। तो आपकी ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो अगर आप एज अ डॉक्टर किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपका एटीट्यूड, बिहेवियर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप डॉक्टर हैं तो बस आपने मेडिसिन लिखते जाना है, आपने ट्रीटमेंट करते, आपकी क्या बॉन्डिंग है पेशेंट के साथ, आया वो आपके साथ कंफर्टेबल है भी क्या नहीं। तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें मैटर करती हैं जो कि हमें ये नोटिस करनी चाहिए। और शायद इसी वजह से जो है मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो अपनी फ़ील्ड में आगे बढ़ती आई हूँ। और यही तमाम चीज़ें जो हैं मैं भी रिकमेंड भी करूँगी कि आप सब भी ये चीज़ों को फॉलो करें और मज़ीद आगे कामयाब हों। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपकी जर्नी होगी और किस तरह जो है वो आप एजुकेशनल जर्नी को लेके चली और पर्सनैलिटी पे पहुंची, फिर आपने वर्क शुरू किया। जी। और ज़ाहिर बात है जब आप कोई काम करते हैं तो लाजमी है कि मेहनत करना आपका काम होता है, सिला देना अल्लाह का काम होता है, तो वो आपको मिलना होता है। तो जैसे हम बात करें अगर हम डिजीज़ के ऊपर, नी आर्थराइटिस होने की बेसिक वजूहात आपकी नज़र में क्या है? नी आर्थराइटिस बेसिकली बहुत सारी वजूहात की वजह से हो सकता है। ठीक है, जब हम इसके बारे में बात करते हैं ना, तो एज आ फिज़िकल थेरेपिस्ट हम लोग तो जब भी कोई ट्रीटमेंट करते हैं उससे पहले असेसमेंट की जाती है, उसके अकॉर्डिंगली डायग्नोसिस बनाए जाते हैं एंड देन जो है हम ट्रीटमेंट करते हैं। पेशेंट की हिस्ट्री बहुत मैटर करती है, आया कि उसका वेट कैसा है और उसकी प्रीवियस एक्टिविटीज़ क्या रही है। क्योंकि ओए में बेसिकली हमारे जो है वेट जो बेयर नहीं होता। कुछ लोग ये कंप्लेन करते हैं कि भाई वो चल नहीं सकते, नमाज़ पढ़ते हुए उनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रही होती है और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बहुत ज़्यादा वो कंप्लेन करते हैं कि भाई हमें पेन और स्वेलिंग और स्टिफनेस का बहुत सामना करना पड़ता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है इसके साइन सिम्टम्स में इंक्लूडेड होती हैं। और जो अगर बात करें इसमें, ये हमारे पास ना बेसिकली लोकलाइज्ड पेन होती है। मतलब अगर हम आरए में बात करेंगे तो उसमें दोनों नीज़ में पेन आएगी और डिफरेंट जॉइंट्स के पॉइंट्स पे आएंगे। लेकिन अगर ओए की बात करेंगे तो इसमें लोकलाइज्ड पेन होगी और एक जगह पे होगी, और सेकेंडली इसमें आपकी इन्फ्लेमेशन होती है। देखें जहाँ पे हेपेटाइटिस, टेंडनाइटिस, आर्थराइटिस, ये आइटिस लग जाता है तो इट्स मीन कि इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। जब इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगी तो हम उसको फिजियोथेरेपी से कम करते हैं। उसमें डिफरेंट प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं, टेक्निक्स देखी जाती हैं, हम कुछ टेस्ट भी करवाते हैं जिसमें हम लोगों को ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि आया किस सवेरिटी से पेशेंट आया है। ठीक है, ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी भी करता है कि आया वो किस ग्रेड का है। ये ना हो कि वो उसको आ रही है तो हम ओए की सूरत में उसको ट्रीट करते रहें। ठीक है, माइट भी पॉसिबल कि जो पेशेंट हमारे पास आया है उसकी इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हमारे जोड़ों का घिसना, जो अगर आम जुबान में मैं बताऊँ ना तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जोड़ों का घिसना होता है। इसमें कार्टिलेज होती है हमारे जॉइंट्स के दरमियान में, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम डिजेनरेटिव चेंजेस आती है हमारी बॉडी में और वो कम हो जाती है। एज फैक्टर के साथ जी, एज फैक्टर के साथ होती है, ओवर यूज़ के साथ होती है, वो घिस जाती है, साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है, लुब्रिकेशन कम हो जाती है, फ्रिक्शन ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से रेंज ऑफ मोशन जो है हमारी जॉइंट्स की कम हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ओवर यूज़ की बात हुई जी, आपकी बात से निकली, ओवर यूज़ को हम कम कैसे कर सकते हैं? यानी वो लोग जो, यानी आपकी डाइट उनकी प्रॉपर नहीं है लेकिन वर्क बहुत ज़्यादा है, उसको आप ओवर यूज़ कर। देखिए, जब हम इसकी बात करते हैं ना, बहुत सारी डेफिशिएंसीज इसमें इंक्लूडेड होती हैं, विटामिन डी, मैग्नीशियम, फिर आपकी न्यूट्रिशन कैसी है, आया आप लोग जो ऐसी फूड इंटेक कर रहे हैं कि नहीं, जिसमें अब ज़रूरी नहीं है कि आप जो मिल्क इंटेक कर रहे हैं उसी से कैल्शियम आएगा। आजकल तो दूध भी हमारा जो खालिस नहीं मिल रहा, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उसमें से आपको कैल्शियम ही मिल जाएगा। तो आप जो होते हैं पत्तों वाले वेजिटेबल्स जिनको कह लें आम जुबान में, वो इस्तेमाल करें, उससे आप बहुत और बादाम का इस्तेमाल करें, उसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम आपको दोनों डेफिशिएंसीज़ को फुलफ़िल करता है। तो इस चीज़ों को आपको लाइफ अपनी एक्टिव कैसे रखनी है और उसकी वजह से आप जो है बहुत सारी डेफिशिएंसी से बच सकते हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर एक स्पोर्ट्समैन, एक हार्ड वर्कर अपने जॉइंट्स को बेहतर अंदाज में बचाना चाहे तो बीइंग अ कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट एंड पेन मैनेजमेंट, आप उनको क्या रिकमेंड करें? अगर कोई, दोबारा से आप क्वेश्चन करेंगे?
कि अगर कोई स्पोर्ट्समैन या हार्ड वर्कर अपने जॉइंट्स को महफूज रखना चाहे तो वो आपकी नज़र में कैसे रखे? देखिए, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं ना, उनका तो ऑलरेडी इस तरह का काम होता है कि जॉइंट्स और आपके बोन्स बहुत ज़्यादा रिलेटेड होती हैं। आपको इंजरीज़ भी आती हैं, ACL इंजरी होती है, PCL इंजरीज़ होती हैं, जिसमें लिगामेंट्स की आपकी इंजरीज़ आ जाती हैं। सो माइट भी पॉसिबल कि वो स्पोर्ट जो उनसा प्लेयर है वो अपनी एक्टिविटी को इतना ज़्यादा, अगर वो वार्म अप एक्टिविटीज़ पहले करे, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करे, अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल रखे, साथ में एक्सरसाइज प्लान रखे, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज ऐड करे, कार्डियो एक्सरसाइजेज ऐड करे, जिससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो जाएगी। आपकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज से होगा कि आपकी मसल की स्ट्रेंथ बनेगी, जो क्योंकि मसल्स में आपकी काफ़ी लोग होते हैं कि अगर हम आम रूटीन में भी देखें तो हम चलते फिरते थोड़ी देर बाद थक जाते हैं, क्योंकि हमारी मसल कैपेसिटी नहीं वैसी रहेगी, एनर्जी ही नहीं मसल्स में स्टोर होती है। तो आपके लिगामेंट्स कैप्सूल जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी जो लाइफ है एक्टिव रहेगी और आप उतना ही हेल्दी वर्क करेंगे किसी भी फील्ड में। अच्छा नायाब, अगर हम ये बात करें कि जैसे हम नी आर्थराइटिस की बात कर रहे हैं जी, इसकी बेसिक क्या ऐसी अलामात होती हैं जो आम बंदा समझे कि शायद मैं इसकी तरफ बढ़ रहा हूँ? नी आर्थराइटिस की देखिए, इसमें हमारे पास ना रूमेटॉइड आर्थराइटिस और साथ में अगर बात कर लें ऑस्टियो आर्थराइटिस, दो टाइप की होती हैं। वो सेवेरिटी पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर जो पेशेंट है, ये डिपेंड करता है कि वो किस कंप्लेन से आया कि वो ये कह रहा है कि उसकी रेंज ऑफ मोशन बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो गई है, या फिर उसकी रेंज ऑफ मोशन अभी है, ठीक है, वो किस ग्रेड में फॉल कर रहा है। ये तो हम उसके अकॉर्डिंगली जब असेसमेंट करते हैं तो हमें पता चल जाता है। हम कुछ टेस्ट भी करवाते हैं, उसमें हमारे पास होता है ECR होता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास हम बहुत सारे लैब टेस्ट करवाते हैं, एक्सरेज करवाते हैं, जिसमें हमें इन्फ्लेमेशन नज़र आती है। हम बोन्स को देखते हैं कि आया उसमें डेंसिटी की वजह से मसला आ रहा है या इन्फ्लेमेशन की वजह से मसला आ रहा है। तो इसको हम उसके अकॉर्डिंगली जो है डिस्कस करते हैं, उसकी डायग्नोसिस करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम लोग फिजियोथेरेपी करते हैं। अगर तो उसकी इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि आर्थराइटिस अगर हम अपनी ज़ुबान में कह लें वियर एंड टियर कंडीशन होती है, तोड़ फोड़ का सिस्टम। जी, वियर एंड टियर कंडीशन होती है, और इस कंडीशन में जो है ना आपकी इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, सेवेरिटी की तरफ भी जा सकती है। अगर आप इनिशियली उसको फिजियोथेरेपी से रिकवर करवा देते हैं ना, अगर उसकी रिहैब करवा लेते हैं, तो आप बच सकते हैं इन मज़ीद और इसकी कॉम्प्लिकेशन से। ठीक। अच्छा डॉक्टर नायाब, हम चूँकि जब आपके साथ बैठते हैं फिर आपकी एक्सपोजर को देखते हैं तो मल्टीपल क्वेश्चन जो है ना वो माइंड में आ रहे होते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि हर एंगल से हर सवाल आपकी तरफ रखा जाए ताकि उसको एक बेहतरीन एंगल से लोगों तक पहुंचाया जा सके। अच्छा, जैसे आपने बात की स्टिफनेस और टेंडरनेस की, इन दोनों में फ़र्क क्या है? स्टिफनेस और टेंडरनेस, जो लोग कहते हैं ना टेंडर हो गया इसको मसल। टेंडरनेस में आपके टेंडन्स उनसे देखें, आपकी बोन्स, अभी हम बात करें आर्थराइटिस की, हम जब टेंडरनेस की बात करेंगे आपके टेंडन में इन्फ्लेमेशन जब आ जाएगी, ठीक है। अगर आर्थराइटिस की बात करेंगे तो आपकी जो है ना ऑस्टियो आर्थराइटिस की बात करेंगे आपकी बोन्स की इन्फ्लेमेशन आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है इसको डिफरेंशिएट ये दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये बात आती है कि अगर आपके नी आर्थराइटिस है या नी जॉइंट में पेन है, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट उसको क्या रिकमेंड करते हैं कि आपने आइस पैडिंग करनी होती है या आपने हॉट पैकिंग करनी होती है? अच्छा, इसमें हम ना बहुत सारे लोग अगर देख रहे हैं मुझे, तो आप लोगों ने ना एक चीज़ को पकड़ा हुआ है कि हमने जो है हीटिंग कर देनी है तो सारा कुछ हो जाएगा। देखिए, इसमें हम लोग, अगर हमारे पास क्लिनिक में आता है ना पेशेंट, तो हम अल्ट्रासाउंड उसको रिकमेंड करते हैं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में जो है आपके पास आपकी स्वेलिंग को रिड्यूस करने की सलाहियत है। इसी तरह से हम आइसिंग करने का सजेस्ट करते हैं कि अगर आप होम प्लान कर रहे हैं तो आइसिंग करें, जिससे आपकी इन्फ्लेमेशन कम हो सकती है, हीलिंग प्रोसेस बेहतर हो सकता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग यहाँ पे जिनको नी जॉइंट का मसला होता है, आर्थराइटिस होती है, वो घरों में जो है ना वो गोल्डन मिल्क और इस तरह की चीज़ें ऐड करना शुरू कर देते हैं। तो बीइंग अ कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट, आपके नज़दीक ये एक मिथ है या इसमें कोई रियलिटी भी है? देखिए, आप कुछ भी ऐड कर लें, सप्लीमेंट्स, चीज़ें वगैरह, क्योंकि एज आ क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट आई विल रिकमेंड यू कि आप जो है ना जितना अपनी वेलनेस पे, हेल्दी लाइफ पे, एक्टिव हेल्दी लाइफ होगी आपकी, उतने ही आप बेहतर हो सकते हो। आप ये मेडिकेशन, स्टेरॉइड्स चीज़ों को हट कर अगर आप लोग वेजिटेबल्स, आप फ्रूट्स और इन चीज़ों से जो है ना न्यूट्रिशन पूरी करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू मेडिकेशन। वो टेम्प्रेरी आपको रिलीफ भी दे देंगी, चीज़ें भी हो जाएंगी, लेकिन उस तरह से अब फॉर्मुलेशन भी नहीं बन रही ना काफ़ी
काफ़ी चीज़ों से, अगर हम बाहर से ले भी लेते हैं तो हमें नहीं पता कि आया वो कैल्शियम ही है कि क्या है। तो इसीलिए हमें मेक श्योर करना चाहिए जब भी हम अपनी कोई मेडिकेशन लें, स्टेरॉइड्स करवा रहे हों या किसी से भी कंसल्ट कर रहे हों, तो कोई हमारे पास ऐसा ऑथेंटिक वे होना चाहिए जिससे हमें पता चले। और ये जो सोशल मीडिया पे आप देख के अपनी स्टार्ट कर देते हैं ना ट्रीटमेंट्स, तो प्लीज़ इसको अवॉइड किया करें, क्योंकि इससे ज़्यादा और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं, इससे फ़ायदा नहीं हो सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके नज़दीक आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस, रेमाटॉइड आर्थराइटिस में क्या फ़र्क है? अच्छा, इसमें हम लोग बात कर लें ऑस्टियोपोरोसिस का। पहले बात करूंगी। ऑस्टियोपोरोसिस में हमारे पास जिनसे ये भुरभुरी हो जाती हैं, हमारी बोन डेंसिटी कम हो जाती है, और बोन डेंसिटी जब आपकी कम होती है, आपकी बोन्स वीक होना स्टार्ट हो जाती है, पतली होना स्टार्ट हो जाती है, उस पर वेट नहीं आपका बियर होता। ठीक है, जब भी ख़वातीन मोस्टली ये कह रही होती हैं कि हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं, हमारे घुटनों में दर्द हो जाती है, हमारी चीज़ों में दर्द, तो इसलिए हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आप कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करें। फिर उसके बाद अगर हम बात करें ऑस्टियो आर्थराइटिस की, इसमें हमारे पास वियर एंड टियर वाली कंडीशन आ जाती है, और इसमें आपकी लोकलाइज्ड पेन होती है। सेकेंडली, अगर हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करें तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं कि जी ये ऑटो इम्यून चेंजेस होती हैं, कंडीशंस होती हैं, जिसमें हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है ना, वो ही अटैक करने लग जाता है हमारे जॉइंट्स पे। ठीक है, अपनी फौज आपने ही खिलाओ काम। ठीक है, वो भी देखें, अब जब वो ख़राब कर रहा है तो अगर आपने किसी फिजियोथेरेपिस्ट से, कंसल्टेंट से उसको डिस्कस कर लिया है, तो वो आपकी सवेरिटी बता देगा। इनिशियल अगर आप करवा देंगे तो वो आपके माइट भी पॉसिबल कि आपकी कुछ सेशंस के बाद भी ठीक हो जाए, हील हो जाए। तो इसलिए हम लोग टेस्ट करवाते हैं, फिर हम कुछ होम प्लान्स रिकमेंड करते हैं, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोथेरेपी भी करते हैं, मैनुअल थेरेपी भी करते हैं। अब इलेक्ट्रोथेरेपी क्या होती है, जिसमें हम मोडेलिटीज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो मैनुअल थेरेपी होती है वो हम लोग खुद हैंड से कर रहे होते हैं, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हमारी होती है, तो उसको हम असेसमेंट कर रहे होते हैं, पालपेट करके देख रहे होते हैं कि आया कि कितनी सवेरिटी से पेशेंट आया है, उसको कितनी पेन है, कितनी स्टिफनेस है, और उसको कितना मसला आ रहा है, उसकी रेंज ऑफ मोशन कैसी है। तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हम उनको सजेस्ट कर देते हैं एक्सरसाइज प्लान। ठीक है नाजरीन, आपने देखा कि डॉक्टर नायाब कंसल्टेंट पेन मैनेजमेंट और एक्सपर्ट फिजियोथेरापिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, और आज हमारे प्रोग्राम के अंदर चूँकि हम बात जब कर रहे थे तो आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस और इसी तरह रेमाटॉइड आर्थराइटिस, आपके जो जोड़ होते हैं उसमें जो स्वेलिंग या जोड़ों का सूज जाना, या उनके अंदर जो कार्टिज लेयर होती है उसका ख़त्म हो जाना, या जोड़ों की नोकें निकल आना, या हड्डियों का भुर जाना, भुरभुरापन हो जाना, इन सारे मामलात को जब हम डिटेल डिस्कशन करते हैं तो उसमें एक कंसल्टेंट फिजियोथेरापिस्ट, उसका रोल क्या होता है और वो किस तरह आपकी लाइफ में आसानी पैदा करती है, इस सारे मौज़ूआत पर डॉक्टर साहब गुफ्तगू जारी रखे हुए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो नी जॉइंट की हम बात करते हैं। पहले तो ये होता था ना कि हम ये कहते थे कि एक साइंस है जो बिहाइंड है पीछे, कि वो आपको वज़न बढ़ता है तो जोड़ों में दर्द शुरू होता है। अच्छा, अब 2025 है, यहाँ पे लोग अगर मोटे नहीं भी हैं तो भी उनके नी जॉइंट में पेन है। देखिए हमारा वाटर इनटेक बहुत कम है। ठीक है, डिहाइड्रेशन मैटर करती है, बहुत मैटर करती है, बहुत मैटर करती है, क्योंकि आपका सनोवियल फ्लूइड होता है, कार्टिलेज, जो कि आपकी लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा होता है आपके जॉइंट्स को ना। तो आपका जितना ऑक्सीजन लेवल, आपके ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी, वाटर इनटेक अच्छा होगा, उतना ही आपकी जो मूवमेंट है वो उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। तो इसलिए हम हर पेशेंट को कहते हैं कि आप डिहाइड्रेशन की तरफ ना जाएं, हाइड्रेशन की तरफ जाएं, वाटर इनटेक करें, 8 से 10 गिलास ज़रूर पिएं। ठीक है नाजरीन, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो डॉक्टर नायाब के साथ बेस्ड ऑन साइंस मज़े की गुफ्तगू जारी रखेंगे, और जो भी आपके सवालों जवाब होंगे हम कोशिश करेंगे कि उसको हर एंगल के साथ डॉक्टर साहब के सामने रखें, और बेस्ड ऑन साइंस इनकी एक्सपर्टीज़ जो है वो आप लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि आप लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा की जा सके। वेलकम बैक नाजरीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम में आज हम आपके जॉइंट की मूवमेंट, उनकी स्वेलिंग, वहाँ पे दर्द होना, हड्डियों का भुर जाना, हड्डियों की नोकें निकलना, ऑस्टियो आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, फिर इसके अलावा नी जॉइंट आर्थराइटिस और रेमाटॉइड आर्थराइटिस के ऊपर बात जारी रखे हुए हैं। जैसे कि गैंठिया के मरीजों में हमने देखा कि डिफरेंट उनके जॉइंट्स जो है वो स्वेल होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह कुछ ऐसी डेफिशिएंसीज होती हैं जिसमें आपके जॉइंट पेन निकल आती है। तो इस सारे मौजूआत को किस तरह टाइटल करते हैं और कौन से डॉक्टर इसके एक्सपर्ट होते हैं और वो किस तरह सेशन दे के आपकी लाइफ में आसानी पैदा करते हैं, इस मौजूआत पर हम बात जारी रखे हुए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर नायाब अब्दुल गफूर,
जो कि एक्सपर्ट हैं इन सारे मामलात की, उनके साथ हम अपनी गुफ्तगू जारी रखे हुए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो नी जॉइंट की हम बात कर रहे हैं। नी जॉइंट की मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बीइंग अ क्लिनिशियन एज ए प्रैक्टिशनर डेली बेसिस पे सैकड़ों मरीजों को मैं देखता हूँ, और वो लोग आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे ना जोड़ ख़त्म हो गए, मेरे जोड़ रह गए, हम कम नहीं कर दे। तो लोग 8 से 10 कप चाय भी पीते हैं। ऐसा ही है। तो आप क्या समझती हैं कि चाय का कोई लिंक है नी जॉइंट के अंदर, या आपको डिहाइड्रेट करने में? देखिए, जब आप चाय इनटेक करते हैं, उससे कैफ़ीन होती है, ठीक है, और ज़ाहिर है वो आपकी हड्डियों में से ना बिल्कुल कैल्शियम निकाल लेती है, आप ये कह लें। तो इसलिए चाय आप कम लें, और ये तो वैसे भी आपके स्टमक को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है, और इससे बेहतर है कि आप जो है मिल्क इनटेक कर लें, या फिर स्मूथीज़ अगर ले सकते हैं वो फ्रेश फ्रूट्स ले लें, और आप वेजिटेबल्स खाएं फ्रेश, उससे आप बहुत ज़्यादा जो है हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। सो जो चाय है वो आपकी जो है बोन डेंसिटी को भी कम करती है, कैल्शियम को निकाल देती है, तो इसलिए हम तो रिकमेंड नहीं करते हैं कि आप जो है चाय पिएं। ठीक है। नी जॉइंट पेन को रिलीफ करने में फिजियोथेरेपी कितना रोल प्ले करती है? नी जॉइंट को अगर हम बात करें ना, तो इसमें डिपेंड करता है कि पेशेंट किस सेवेरिटी से आया है, ठीक है। अगर तो वो आया है कि आर्थराइटिस के पेशेंट है या ऑस्टियोप्रोसिस का पेशेंट है, बहुत सारी ख़वातीन जो है ऑस्टियोप्रोसिस के हमारे पास प्रेजेंट होती हैं कि वो कहती हैं कि भाई हमारी जो बिल्कुल अब हम उठ नहीं सकते, कोई वज़न नहीं उठा सकते, तो हमारी जो पता नहीं हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, समझ ही नहीं आता क्या है। देखें, आप जो वाटर इनटेक अपना बहुत कम कर रहे हैं, आपकी डाइट उस तरह से नहीं है, आपकी लाइफ एक्टिव नहीं है। देखें, जितना आप अपनी लाइफ को एक्टिव रखेंगे उतना ही आप हेल्दी हो सकते हैं। आपको लगता है कि आप घर का काम कर लेती हैं बहुत ज़्यादा, तो वो आपकी एक्टिविटी है नहीं। आप जो सा है वॉक करें, अपनी हेल्दी लाइफ को मेंटेन करें, उससे क्या होगा, आपकी स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी, आपकी मसल्स में एनर्जी स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आर्थराइटिस के पेशेंट्स उनसे होते हैं क्योंकि उसमें इन्फ्लेमेशन होती है, स्वेलिंग होती है, स्टिफनेस बहुत ज़्यादा होती है, और इस वजह से वो जो है बढ़ती जाती है। तो उसमें हम लोग कहते हैं कि आप जो सा है ना मज़ीद इस चीज़ को देखें। इसमें हमारी सवेरिटी पे डिपेंड करता है कि पेशेंट किस सवेरिटी से आया। अगर तो उसकी इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है तो हम उसमें प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, जिसमें अल्ट्रासाउंड थेरेपी करेंगे, ठीक है। उस पेशेंट को देखेंगे उसकी जो ROM कितनी ज़्यादा है, कितनी अभी उसकी रिस्ट्रिक्ट होना स्टार्ट हो गई है, उसके कैप्सूल लिगामेंट्स कितने स्ट्रॉन्ग है, क्या आया उसको कोई, क्योंकि जब ऑस्टियोप्रोसिस का पेशेंट आता है ना, उसको फ्रैक्चर के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है, क्योंकि बोन डेंसिटी कम हो गई है, आपको फ्रैक्चर हो सकता है, आपको रिस्ट फ्रैक्चर हो सकता है, आपको नी फ्रैक्चर हो सकता है। तो इस वजह से आपको ये होता है कि हम उनके वेट मैनेजमेंट पे काम करते हैं। उनको कहते हैं कि आप, क्योंकि आपके हाइट के अकॉर्डिंगली आपका वेट मैटर करता है, तो हम उनको कहते हैं कि आप जो है अपना वेट मैनेज करें, अपनी न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, और उसके अलावा जो हम प्रोटोकॉल्स और होम प्लान्स देते हैं उस पर फोकस करें, तो आप इन चीज़ों से रिलीफ ले सकते हैं। कुछ हम स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, कुछ स्ट्रेचिंग करते हैं, ठीक है। अब सम टाइम्स हमारे पास पेशेंट्स ऐसे आते हैं, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात कर लेना, तो उसमें हम लोग जो है जितना ज़्यादा उसकी रेंज ऑफ मोशन पे काम करेंगे, ठीक है, तो उतनी ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। जबकि ऑस्टियो आर्थराइटिस की बात करेंगे तो उसमें हम लोग जो है अगर रेंज ऑफ मोशन देखेंगे ना, तो उसको पेन होगी, पेशेंट को वो प्रेजेंट होता है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा पेन होती है, मैं नहीं हिला सकता अपनी टांगे, क्योंकि उसकी स्वेलिंग होती है, स्टिफनेस होती है, तो उसकी अकॉर्डिंगली हम जो है सारा काम करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर नजाब, अगर हम ये बात करें कि एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट वो किस चीज़ पे रिलाय करता है और किस चीज़ पे बेस्ड करता है एक पेशेंट को एग्जामिन करने के लिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन पे, एक्सरे पे, MRI पे, ब्लड टेस्टिंग पे, या अपने एक्सपीरियंस पे? अच्छा, फिजियोथेरेपी एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम लोग मेडिसिन सर्जरी से हटकर ट्रीटमेंट करते हैं अपने पेशेंट का, और ये ज़्यादातर हम अपनी असिस्टमेंट को ज़्यादा प्रोटोकॉल देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई नी का पेशेंट आया है, शोल्डर का पेशेंट आया है, तो हम उसका एक्सरे भी करवाएंगे, उसके हम जो है डिफरेंट लैब टेस्ट भी करवा के देख लेते हैं। लेकिन सम टाइम्स हमें जो है बहुत सारे ऐसे पेशेंट जो है बैक पेन से आते हैं, नी पेन से आते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उनकी रेंज ऑफ मोशन तो नहीं आएगी ना एक्सरे में कि कितनी कम है, तो उसमें हम लोग जो है अपनी टेक्निक सप्लाई करके और कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए उसमें देखेंगे कि आया उनकी रेंज ऑफ मोशन कहाँ तक है, किस ग्रेड में है, उसी के अकॉर्डिंगली फिर हम उनकी देखते हैं कि गेट ट्रेनिंग हम करते हैं, पोस्चर देखते हैं कि वो बैठता कैसे है, वो चलता कैसे है, आया अगर उसकी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं तो उसके चलने में तो कोई मसला नहीं हो रहा, तो उसकी गेट ट्रेनिंग हम करते हैं, पोस्चर देखा जाता है, अगर किस एंगल से उनको बैठना चाहिए, किस एंगल से उनको देखना चाहिए, क्योंकि सम टाइम्स हम लोग जब बैठते हैं तो हम एंगल मेंटेन करके नहीं बैठते। अगर हम मोबाइल
मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो बहुत लेट के यूज़ कर रहे हैं, अगर हम पिलो यूज़ कर रहे हैं बहुत सॉफ्ट यूज़ कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू पेशेंट एक्टिविटी हम डिपेंड करता है कि हमारा ट्रीटमेंट प्लान क्या होगा। ठीक। आया कि जो पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट हुआ है कि उसकी पेन जो सी है उस एक्टिविटी की वजह से हो रही है या कोई उसकी ऑर्गन में जो है प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि समटाइम्स अगर हम देखें तो हमारा जो है ऑर्गन भी डिस्टर्ब हुआ होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में डेफिशिएंसीज हो रही होती हैं और हमारे बैक पेन हो रही होती है, हमारी नी पेन्स हो रही होती है, हमारी बॉडी वेट बहुत ज़्यादा होता है तो हमारा लोड बहुत पड़ रहा होता है नी पे, जिसकी वजह से हमसे चला नहीं जाता। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रिलेट करती हैं। तो मैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट सब जो तमाम लोगों को बताना चाहूँगी कि हम लोग कोई स्टेरॉयड इंजेक्शंस को अवॉइड करते हैं और हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप लोगों ने अपनी वेलनेस पे कैसे काम करना है। इलनेस पे तो डॉक्टर्स काम कर लेते हैं, लेकिन वेलनेस पे कैसे काम करना है ये बात करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखें, हम लोग अगर पेशेंट्स को कह देंगे कि आप जो है हमारे पास इतने सेशंस लेने आ जाएं और हम आपको भाई ठीक कर देंगे, ठीक है, फिर हम कैसे डॉक्टर हैं? ठीक है, जब उसने हमारे पास ही आना है तो हम जब उसको फर्स्ट टू सेशंस देते हैं, हम होम प्लान्स इसलिए देते हैं कि आया वो अपनी सेवेरिटी को खुद भी देखे, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमारी बॉडी में हीलिंग प्रोसेस रखा हुआ है। और भी ऐड है, बीइंग अ प्रैक्टिशनर मैं डेली बेसिस पे जो एक्सपीरियंस है ना उसमें देखता हूँ, अगर आप किसी पेशेंट को 2 दिन करके तीसरे दिन घर बता देना, उसके पास टाइम नहीं होगा, फिर वो कहेगा उसको वो मोडेलिटी मुहैया नहीं होगी और घर में बच्चे होंगे या उसको उस तरह का एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, उसके माइंड में ये चीज़ें रहेंगी शायद मैं एंगल गलत ना कर रहा हूँ या ठीक ना कर रहा हूँ। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं उसको 8-10-15 दिन सेशन पे बुलाते हैं। नहीं, उसमें 10-15 सेशंस ज़रूरी नहीं है। अगर तो इनिशियल है, एक्यूट पेन है, तो उस पर डिपेंड करता है कि वो 3 डेज़ में भी ठीक हो सकता है। ठीक है, अगर सिर्फ वो स्टिफनेस है उसको तो वो हम रिलीव कर लेते हैं, हमें उसमें टेंस अप्लाई करते हैं, तो हीटिंग पैड्स अप्लाई करते हैं जिसमें स्टिमुलेशन अच्छी हो जाती है आपकी। ठीक है, सम टाइम्स बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनका डिस्क बल्ज का इशू आ जाता है, या फिर हमारे अगर नी की बात करें तो उसमें हमारे पास अगर नी रिप्लेसमेंट के अगर आप तरफ जाएँ तो बहुत सारे लोग डरते हैं। अगर आपने देखा हो कि हमने सर्जरी नहीं करवानी, तो अगर आपने सर्जरी नहीं करवानी, एटलीस्ट जब आपको पेन हो रही है, उठते बैठते आपको फील हो रहा है कि आपकी सूजन हुई है और आप नहीं उस चीज़ को ओवरकम कर पा रहे, आपने पेन किलर्स भी बहुत सारे खा लिए, आपने इंजेक्शंस भी बहुत सारे लगवा लिए, तो आप क्यों नहीं ऐसे डॉक्टर के पास जाते जो इस चीज़ को आप विदाउट मेडिकेशन सर्जरी से डील करे और आपको जो हेल्दी लाइफ प्रोवाइड कर सके। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे वो सवाल करूंगा, वो ड्राइवर हजरात जो गाड़ियां चलाते हैं, बाइक्स चलाते हैं और इन ड्राइव, उबर, क्रीम, फिर इसके अलावा बसें चलाते हैं बड़े बड़े रोड्स के ऊपर, उनका चूँकि उस तरह का जो पोस्चर नहीं बनता बैठने का, तो उनकी गर्दन में दर्द निकल आता है, गर्दन के मोरों में प्रॉब्लम आ जाती है। वो अपनी ज़िंदगी को महफूज किस तरह बनाए? देखिए, आपकी जब नेक का सर्वाइकल का इशू आता है, बहुत सारे पेशेंट्स जिनसे हैं सर्वाइकल के इशू के साथ आते हैं, कंप्लेन के साथ आते हैं। अब वो माइट भी पॉसिबल कि आपके जो है सर्वाइकल का ही इशू है या फिर आपका स्ट्रेस है। ठीक है, जो समटाइम्स आपके स्ट्रेस की वजह से भी आपके गर्दन में, आपके पट्ठों में खिंचाव आ रहा होता है। ठीक है, तो इस वजह से हम देखते हैं उसकी डेफिशिएंसीज क्या हैं, उसकी लाइफस्टाइल कैसे है, फिर हम उसकी ये पूछते हैं कि आपकी हिस्ट्री प्रीवियसली कैसी रही है, आया आप जो है कार ड्राइवर हैं तो आप बैठते कैसे हैं, और फिर उसके अलावा हम लोग कुछ एक्सरसाइजेस करवा के देखते हैं जो कि मैनुअली होती हैं, मैनुअली थेरेपी उसको कहा जाता है। उसके अकॉर्डिंगली जो है हम लोग उनको इलेक्ट्रोथेरेपी भी देते हैं, फिर उनकी जो है पोस्चर अलाइनमेंट्स भी ठीक करते हैं, फिर उनको होम प्लान्स भी ऐड करते हैं। और इसी के लिए अगर मैं बात करूं कि कार ड्राइवर्स का मेरा ये मैसेज भी आप सबको है कि आप लोग देखें अपना काम छोड़ नहीं सकते, लेकिन आप इस पर वेलनेस पे कैसे काम करेंगे, आप अपनी सर्वाइकल को कैसे महफूज रख सकते हैं कि अगर आपके बहुत ज़्यादा पेन होता है तो आप अपना पोस्चर जो है उसको मेनटेन करें, आप बिल्कुल लेट के ना ड्राइव करें, ठीक है, झुक के ना ज़्यादा ड्राइव करें, आप 90 एंगल का जो है पोस्चर अपना मेनटेन करें और ज़्यादा नीचे सीट नहीं होनी चाहिए। 90 एंगल से यानी आप ये करें एल जी, जब आप ज़्यादा नीचे सीट, अब देखें काफ़ी मैंने ड्राइवर्स देखे हैं क्योंकि यूज़ करते हैं हर कोई, या नीचे बहुत ज़्यादा सीट होगी तो वो ऊपर करके देख रहे होते हैं, या फिर उनकी बहुत ज़्यादा ऊपर सीट होगी, ठीक है, जिससे आपका बैलेंस मेंटेन नहीं रहता।
ठीक है। तो उस वजह से आपकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, आपका पोस्चर ख़राब हो सकता है, आपकी जो एंगल्स हैं आपको नहीं पता कि किस एंगल पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसे कोई इशू हो रहा है, स्टिफनेस हो रही है, पेन हो रही है, आप अपने फिजियोथेरेपी से डिस्कस करें, वो आपके कुछ टेस्ट करवाएगा, जिसमें हम एक्सरे भी समटाइम्स करवा लेते हैं, MRI भी करवाते हैं जब सेवेरिटी होती है, क्योंकि अगर चीप अगर आप कह लें कि टेस्ट है तो वो एक्सरे हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, हर कोई अफोर्ड कर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली भी हम जो है डायग्नोसिस बना देते हैं पेशेंट को। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम ये बात करें कि एडवांसमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी आज के दौर में क्या है? अच्छा, एडवांसमेंट ऑफ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि फिज़िकल थेरेपिस्ट है ना, वो सिर्फ मैनुअली थेरेपी करेगा, ठीक है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी इक्विपमेंट्स होती हैं। मैं आज ये तमाम चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग मिथ्स पे हैं कि भाई हम लोग सिर्फ एक्सरसाइज करवाते हैं और हमारे पास सिर्फ हम मालिश करते हैं। देखिए, हमारा सॉफ्ट टिश्यू जब हम कर रहे होते हैं मैनुअली में, वो एक हद तक होता है, ठीक है। और अब इसमें यह है कि अगर मॉडर्न मोडालिटीज़ में देखें तो हमारे पास जिनसी हैं बहुत सारी ऐसी मोडालिटीज़ हैं जिसमें हमारे पास टेंस आ जाते हैं। हमारे बहुत सारी इलेक्ट्रिक थेरेपीज़ में हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर बात कर लें किसी को नर्व का इशू है, शाटिका के बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, तो हम उसमें टेंस अप्लाई करते हैं जिससे आपकी नर्व स्टिमुलेशन बहुत अच्छी हो जाती है। हीटिंग पैड्स ऐड करते हैं जिससे आपकी जो मसल्स हैं वो रिलैक्स कर जाते हैं। और बहुत सारी ऐसी इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करते हैं जिससे आपकी स्वेलिंग कम हो जाती है। अल्ट्रासाउंड मैंने अभी बताया कि उसमें आप यूज़ करते हैं, तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि अल्ट्रासाउंड जो हम लोग करवाते हैं कि जी PCOS के लिए करवाते हैं, किडनीज के लिए नहीं, ये दूसरी थेरेपी होती है जिसमें हम लोग, यानी वो अल्ट्रासाउंड डायग्नोस्टिक टूल के तौर पे इस्तेमाल हाँ, होता है, ये मोडेलिटी में इस्तेमाल। मोडालिटी में होता है। इसमें हम लोग स्वेलिंग को कम करने के लिए ये अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं, उसमें जेल अप्लाई की जाती है और हम लोग ये चीज़ को अच्छा, इस अल्ट्रासाउंड के थ्रू यानी शुआओं के जरिए जी अश्वाएँ होती हैं, उसमें हम जो है उसकी फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं और पेशेंट की सेवेरिटी पे क्या आया, उसकी सूजन कितनी ज़्यादा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आप जो फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं और उसको आप जो है उसकी थेरेपी करते हैं। फिर अगर हम बात करें कि मैनुअल थेरेपी की, अभी इलेक्ट्रोथेरेपी की मैंने बात कर ली, अब मैनुअल थेरेपी की अगर बात करूं तो मैनुअल थेरेपी में हम बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेस करवाते हैं, जैसे कि SLR। अब किसी को बैक पेन हो रहा है तो हम उसको कहेंगे कि भाई आप जो है लेटें और अपनी लेग रेस करें, जिसे हम SLR कहते हैं, जिससे ये होता है कि आपका पेन, बैक पेन रिलीफ हो जाता है, ठीक है। फिर अगर आपको बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप ना टॉवल जो है फोल्ड करके अपनी कमर के नीचे रखें, उसको अपनी कमर से प्रेस करें, उससे भी आप 5 टाइम काउंट करेंगे और ये 10 टाइम्स आप जो है रिपीट करेंगे एक्सरसाइज, इससे आपका बैक पेन हो जाएगा। अगर आपको नी का पेन बहुत ज़्यादा है तो टॉवल को रोल करें, अपनी नी के दरमियान में रखें और उसको प्रेस करें, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपकी जो नी है वो स्ट्रेंथन हो जाएगी। दोनों नी के दरमियान में रखें, जी, दरमियान में रख के, फॉर एग्जांपल ये है टॉवल और ये आपके नी है, ठीक है, इसको प्रेस करना है दोनों को आपस में, जी, उससे आपकी नी पेन बहुत ज़्यादा रिलीफ हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। और अगर क्योंकि समटाइम लोग जो ना उसके नीचे ना रखना शुरू कर दें ना, नहीं, जब आप लेटते हैं तो हम घुटनों के नीचे भी रोल करके और उनसे कहते हैं घुटनों से अपने प्रेस करें, उससे भी नी जो पेन है रिलीफ हो जाता है, ठीक है। यानी नी जॉइंट पेन में रिलीफ मिलता है, रिलीफ हो जाता है। लेकिन यही बात है ना कि अगर मैं यहाँ पे बता रही हूँ तो लोग वही करना स्टार्ट हो जाएंगे, नहीं, जब तक आप अपने फिजियोथेरेपी के लेकिन ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। बिल्कुल, आपको नहीं पता कि आपके आर्थराइटिस का पेशेंट है, आप ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, क्या आपको जो है कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ रहा है, आया आपको जो है ये प्रॉब्लम है भी या नहीं है, आपको कोई इंजरी तो नहीं हुई, क्योंकि समटाइम्स होता है कि बहुत सारे पेशेंट्स उनसे आते हैं कि उनको इंजरी हुई होती है ACL की, PCL की, जिसकी वजह से उनके लिगामेंट्स उनसे हैं बहुत ज़्यादा वीक हुए होते हैं, तो उनको लग रहा होता है कि नहीं जी ये घुटनों का ही दर्द है। ये घुटनों का दर्द नहीं होता, वो लिगामेंट्स जब तक रिपेयर नहीं होंगे, हील नहीं करेंगे, तब तक आपका वो जो पेन है वो रिलीव नहीं हो सकता। तो इन चीज़ों को देखना भी बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर नजाब, कोई पेशेंट अगर आपके पास फॉर्मली विजिट करना चाहे तो बीइंग एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट आपका उनके नाम क्या पैगाम होगा कि कौन सा ऐसा टेस्ट ज़रूरी है जो करवा के आप लोगों के पास आए? अच्छा, ये ज़रूरी टेस्ट तो वैसे मैं नहीं कह सकती, हर पेशेंट का वेरी करता है कि वो किस सेवेरिटी से है। अब मैं उनको अगर यहाँ पे बता दूँ कि जी आप विटामिन D का करवा के आ जाएं, आप MRI करवा लें या एक्सरे करवा लें, तो वो करवा के आ जाएंगे, आपने तो ये कहा था वीडियो में, तो उनको वो सेवेरिटी हो ना, वो मसला यानी हो फॉर ना। एग्जांपल अगर हमारे मरीजों में ना ज़्यादातर लोगों को होता है मुझे यूरिक एसिड ना हो, कोलेस्ट्रॉल ना हो, देखिए आप CBC, मैं ये हर पेशेंट को कहती हूँ कि आप 6 मंथ्स के बाद ना CBC करवा लें एक दफ़ा,
ठीक है। आपकी उसमें रेड ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी पता चल जाती है, WBC का पता चल जाता है, फिर उसके अलावा आप जो है यूरिक एसिड का करवा लें, फिर LFTs करवा लें। अगर ये डिपेंड बेसिक टेस्ट करवा लें, विटामिन डी के करवा लें, क्योंकि विटामिन डी की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी बढ़ती जा रही है, हमारा फूड इनटेक वैसा नहीं है, तो ये आप लोग करवा लिया करें आफ्टर 6 मंथ, तो जो कि आपको बहुत हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन जो अगर बात करें फिजियोथेरेपी टेस्ट के, वो आपको क्लिनिक पे ही आके उसको करवाना होगा मैन्युअली। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर नयाब, आप हमारे साथ मौजूद थी और बड़ी ज़बरदस्त मुदल्लल बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू जारी रखे हुए थी और हमने कोशिश की कि कुछ सवालात को कवर करें। अभी तो बहुत सफ़र बाकी था, उसको हम दोबारा इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन जब हम स्टूडियो में होते हैं टाइम लिमिटेशंस होती हैं। अभी हमारे पास 2 मिनट हैं। डॉक्टर नयाब अब्दुल गफूर का पब्लिक के नाम क्या पैगाम और पब्लिक आपसे कांटेक्ट कैसे करें? थैंक यू सो मच, आपने मुझे टाइम दिया। और बाकी अगर मैं बात करूं अपने पैगाम की, तो मेरे तमाम लोगों को यही पैगाम है कि आप जो है कोई भी आपको प्रॉब्लम होता है, आप अपने फिजियोथेरेपी से डिस्कस कर सकते हैं। आपको नी पेन है, नेक पेन है या कुछ भी, आप घर से सोशल मीडिया स्क्रॉल करके प्लीज़ जो है ट्रीटमेंट्स ना किया करें। माइट भी पॉसिबल वो आपको ज़्यादा सेवेरिटी की तरफ लेके जा सकें, और पेन किलर्स और इंजेक्शंस को जो है अवॉइड करें, वेलनेस पे काम करें, आप अपनी हेल्दी लाइफ को एक्टिव करें, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इंशाल्लाह ताला आप जो है इस चीज़ में आगे बढ़ते जाएंगे। और अगर आप अपनी लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं तो अल्लाह पे ट्रस्ट करें और अपने डॉक्टर्स पे भी ट्रस्ट करें जितना आप अल्लाह पे करते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स ने जो एजुकेशन ली होती है वो एक स्टडी बेस्ड होती है, और आप ये कह लें कि वो आपके फ़ायदे की बात कर रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे मिथ्स और नीम हकीम के हाथ ना आए कि अगर उन्होंने कह दिया कि अगर मौत चाहिए तो आपने गरम गरम पट्टियाँ लगा देनी है या फिर आपने वो बाम लगा देना है। नहीं, आप आइसिंग करें। इस तरह से बहुत सारे चीज़ें हैं। नीले पीले काले तेल का मसाज बिल्कुल भी ऐसे न करें। नब्स देख के वो बता देते हैं आपको ये मसला है वो मसला है। प्लीज़ इस तरह से जो है मिथ्स से अवॉइड करें और आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें अगर आप चाहते हैं कि आप लॉन्ग टर्म जो है हेल्दी लाइफ गुजार सकें। टेम्प्रेरी ट्रीटमेंट से बेहतर है कि आप जो है परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जाएं। बहुत शुक्रिया। और मेरा यही पैगाम रहेगा कि अगर आप लोग मेरी तरफ से कोई भी पॉजिटिव मैसेज चाहते हैं, ट्रीटमेंट चाहते हैं, तो आप मेरा क्लिनिक विज़िट कर सकते हैं। और वो आप गूगल पे भी डॉक्टर नयाब अब्दुल गफूर के नाम से फिजियोथेरेपिस्ट, बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट के नाम से आएगा, तो वहाँ पे आप जाके अपॉइंटमेंट अपनी बुक करवा सकते हैं। बाकी सोशल मीडिया पे भी मेरा इंस्टाग्राम पेज है डॉक्टर नयाब ऑफिशियल के नाम से, आप वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, आपने देखा कि हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम के अंदर डॉक्टर नयाब अब्दुल गफूर हमारे साथ मौजूद थी। बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर अपनी एक्सपर्टीज़ जो है वो आप लोगों तक एक मैसेज की सूरत में डिलीवर करने की कोशिश कर रही थी। अगर आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की अपनी राय का इजहार करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें, लेकिन ज़रूर लिखें। जब आप लिखते हैं तो हमारी रीच बढ़ती है, हमारी आवाज़ मजबूत होती है और हमें अपना पैगाम दूर तक पहुँचाने में आसानी होती है। फिर हम आपके कमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे गेस्ट को बुलाएं कि जो आपके दिए गए कमेंट्स को एड्रेस भी कर सकें और बेस्ड ऑन साइंस एक अच्छा मैसेज डिलीवर करके आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ भी पैदा कर सकें। मुझे डॉक्टर नयाब और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा एक नए गेस्ट के साथ, नए सवालों जो आपके साथ, नई क्यूरी, नई थ्योरी दोबारा आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।